आगे बढ़ाते हैं और शो में आप LIC हाउसिंग से बातचीत करेंगे। कंपनी के नतीजे जो आए हैं वो मिले जुले रहे हैं। कुछ फ्रंट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि NII की बात करें, सालाना आधार पर 3.4% की बढ़त, जबकि मुनाफे में करीब 2% की कमी दर्ज हुई है। रेट कट का मार्जिन पर आखिर कितना असर दिखेगा? रीफाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो लोन बुक पर कितना दबाव देखने को मिलेगा? आगे की योजनाएं क्या है? तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO त्रिभुवन अधिकारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में। धन्यवाद, आपने समय निकाला। क्रेडिट कॉस्ट के बारे में सबसे पहले बात करना चाहेंगे। ये जो लेवल है ये मेंटेन रहा है 5 से 10 पिप्स के आसपास, थोड़ा सा हाई अगर हम कहें फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिहाज से गाइडेंस समझना चाहें तो क्या वजह इस फिगर के पीछे आपको लगती है? हाँ, अगर H1 की बात करूं, Q1 में हमारा 6 बेसिस पॉइंट्स का क्रेडिट कॉस्ट था और Q2 में ये 5 बेसिस पॉइंट्स का है, तो कुल मिलाकर के 11 बेसिस पॉइंट क्रेडिट कॉस्ट बनती है। और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि साल की शुरुआत में जो गाइडेंस हमने दी थी वो 15 बेसिस पॉइंट्स के अंदर रहने की बात थी। और मैं आशान्वित हूँ कि भैया इस साल के अंत तक जब हम एंड करेंगे फाइनेंशियल ईयर को, ये हमारी क्रेडिट कॉस्ट 15 बेसिस पॉइंट्स के लगभग ये रहेगी, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाएगी। कोशिश तो ये है कि इसको हम पिछले साल जो कि हमारी क्रेडिट कॉस्ट 9 बेसिस पॉइंट्स की थी उसके आसपास हम रखने की कोशिश करें। तो जो भी हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और जो भी हमारी जो प्रयास हो रहे हैं अपने स्टेज 3 और बाकी लोन्स को स्टैंडर्ड मतलब विद इन एक्सपेक्टेड रेंज में रखने की, वो मुझे लगता है कि फल देगी। Q3 और Q4 के हमारे क्रेडिट कॉस्ट जो वर्तमान में 5 बेसिस पॉइंट्स के Q2 में दिखा रहे हैं, इससे भी कम रहेगा। और साल के अंत में जो हमारी गाइडेंस है, हम गाइडेंस के अंदर निश्चित रहेंगे। अधिकारी जी, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस की बात हुई है, जो आपने कहा कि 15 पिप्स के आसपास रेट कॉस्ट को मेंटेन किया जाएगा गाइडेंस के तौर पे, लेकिन इसके पीछे की फैक्टर्स आप क्या रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार बताएंगे? देखिए, अगर हमारी एसेट क्वालिटी की आप बात करें तो विगत लगभग 4-5 क्वार्टर से हर क्वार्टर में हमारी एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अगर इस क्वार्टर के अंत में मैं अपने GNPA रेशियो की बात करूं तो GNPA रेशियो हमारा 2.51% है, जो कि लगभग 11 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। और जो हमारे पास में NPAs या स्टेज 3 लोन्स हैं, अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर हमारे लेगेसी लोन्स हैं। लेगेसी लोन्स से मेरा मतलब है जो हमने एक दौर था हमारे कंपनी के उसमें 2016 से 2019 के बीच में जो काफी स्पेशली कंस्ट्रक्शन फाइनेंस लोन्स हमने दिए थे, तो बहुत सारे बड़े बड़े लोन्स NPA में चले गए थे। तो इन सब लोन्स पे विभिन्न प्रकार के प्रयास हो रहे हैं, लीगल सेटलमेंट, बातचीत, रेजोल्यूशन की। और काफी प्रगति हो रही है, हालांकि क्रैक नहीं हुए हैं। पर जो जिस हिसाब से हमारी प्रगति चल रही है, मैं आशान्वित हूँ कि Q3 और Q4 में हमारे 2 या 3 बड़े लोन्स, और बड़े लोन से मेरा मतलब है करीबन 250 करोड़ के ऊपर, 2 या 3 बड़े लोन्स में हमें सफलता प्राप्त होगी उनको क्लोज करने में। तो ये और अन्य जो बाकी हमारे प्रयास हैं, ये सब मिला करके मैं आशान्वित हूँ कि जो हमारी क्रेडिट कॉस्ट है ये 15 बेसिस पॉइंट्स, जो कि हमारा गाइडेड रेंज है, उसके अंदर रहेगी साल जी के अंत में। जी बिल्कुल। एक बार ग्रोथ गाइडेंस और रेट कट्स किस भी तरह से आपको लगता है कि सरप्राइज कर सकते हैं अपसाइड फिगर के लिए? रेट कट्स तो मैं समझता हूँ 100 बेसिस पॉइंट्स का तो रेट कट फरवरी से लेकर के अभी तक का हो चुका है। हाँ, हालांकि चर्चाएं चल रही है कि शायद दिसंबर के महीने में एक और रेट कट हो सकता है। अब उसकी मैं बात नहीं करता हूँ। जो वर्तमान हमारा इंटरेस्ट रेपो रेट है इस वक्त, अगर हम इसी को लेकर के चलें और ग्रोथ की अगर बात करें, साल की शुरुआत में हमने गाइडेंस 10% की दी थी कि हम डबल डिजिट ग्रोथ हम दर्शाएंगे। इस वक्त हमारा ग्रोथ लगभग 6% के आसपास है। और थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था, बट जैसे कि मैंने कहा, प्रोजेक्ट फाइनेंस में हम लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है इस फर्स्ट हाफ ईयर में। बट आशान्वित है कि हमारे पाइपलाइन में काफी कुछ है डिसबर्समेंट के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस में, जो हमने
सैंक्शन किए हैं पर डिसबर्स नहीं हो पाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वार्टर थ्री, और देखा जाए तो क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर हमेशा से हमारे लिए अच्छे क्वार्टर्स रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एयूएम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू। और एयूएम ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत प्रेशर क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में रेट कट की वजह से भी बीटी आउट के माध्यम से हमारे पास आया था। अब ये प्रेशर मैं समझता हूँ पूरी तरह खत्म हो गया है, क्योंकि हमने भी अपने लोन्स रिप्राइस कर दिए हैं, न्यू लोन्स वो भी, और जो हमारे एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उनको भी, हमारी रीराइटिंग रेट्स को भी हमने कम किया है हाल फिलहाल में। तो मैं समझता हूँ ये बीटी आउट का प्रेशर निश्चित रूप से कम होगा आने वाले क्वार्टर थ्री और क्वार्टर जी फोर में। और मैं समझता जी हूँ कि बिजनेस इंक्रीज होगा, बीटी आउट कम होंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारी बुक ग्रोथ है वो हम जो डबल डिजिट ग्रोथ का हमने एक अंदेशा दिया था साल की शुरुआत में, जो गाइडेंस दी थी, जी उसको हम हासिल कर पाए। जी जी सर, मार्जिन्स को देखकर थोड़ा सा अगर आप हमें ट्रैजेक्टरी की सेंस दे सकें, क्योंकि अब ट्रैजेक्टरी यहाँ पर मार्जिन्स की लेकर कहाँ दबाव में आ सकती है और क्या क्या फैक्टर्स इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रह सकते हैं, अगर इस पर हम बात कर सकें। कि अगर निम की मैं बात करूं, निम के साल के शुरुआत में हमने जो गाइडेंस दिया था वो 2.6 और 2.8 के बीच रहने का दिया था। वर्तमान में Q2 के अंत तक हम 2.62 पे हैं। तो देखा जाए तो ये हमारी लोअर एंड ऑफ द गाइडेंस के बहुत नजदीक है। और मैं समझता हूँ ये निम कंप्रेशन जो हमारा होना था, ये रेट कट की वजह से और अन्य विभिन्न कारणों की वजह से, वो हो चुका है। अब क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में मुझे कोई ऐसी स्थिति या परिस्थिति नहीं दिखती है जिसकी वजह से हमारी निम्स इस रेंज 2.62 में जहां पे है इससे कम होगी। मैं समझता हूँ निम्स में इजाफा ही होगा, बहुत ज्यादा नहीं पर निश्चित रूप से थोड़ा बहुत इजाफा होगा। तो जो बॉटमिंग आउट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो मैं समझता हूँ वो हो चुका है। और जो हमारा गाइडेंस रेंज है 2.6 और 2.8, उसको हम निश्चित रूप से साल के अंत तक हम मेंटेन कर पाए। ऑलराइट, थोड़ा सा लोन बुक के बारे में बात करना चाहते हैं, तो लोन बुक का कितना हिस्सा आपको लगता है कि रिप्राइस हो चुका है, और कितना अभी भी बचा है रिप्राइसिंग के पूरे फैक्टर के बारे में अगर हम समझना चाहें तो। हमारा जो एग्जिस्टिंग लोन बुक है, लगभग 15 लाख अकाउंट हमारे एग्जिस्टिंग लोन बुक में है जो कि एक्टिव है। और रेट कट्स के बाद में हमने अप्रैल के महीने में एक निर्णय लिया था कि हम पूरे लोन बुक पे 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हम करेंगे। हमारा लोन बुक जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तिहाई लोन बुक यानी कि लगभग 5 लाख लोन्स जो है वो मंथली रीसेट पे है, यानी कि जो अप्रैल के महीने में हमने रिप्राइसिंग की, तो इन 5 लाख लोन्स पे ये रिप्राइसिंग का इफेक्ट इमीडिएट हुआ, यानी कि अप्रैल से इनके एग्जिस्टिंग लोन रेट्स कम हो गए। बाकी दो तिहाई बुक यानी कि 10 लाख लोन्स पे रिप्राइसिंग क्वार्टरली रिप्राइस्ड होते हैं, और इनका रिप्राइसिंग अगले क्वार्टर के पहले महीने से हुआ, यानी कि जुलाई से हुआ। तो यानी कि 5 लाख लोन्स अप्रैल से रिप्राइस हो गए और 10 लाख लोन बचे हुए जो थे वो जुलाई से रिप्राइस हो गए। तो जी। इस वक्त मेरी पूरी लोन बुक रिप्राइस्ड हो चुकी है, ओके और कोई रिप्राइसिंग के लिए कोई भी लोन बाकी नहीं है। ओके तो रिप्राइसिंग का जो भी इम्पैक्ट हमें हुआ है वो Q2 में हो चुका है। आने वाले Q3 और Q4 में रिप्राइसिंग का हमें कोई इम्पैक्ट दिखने वाला नहीं है। परफेक्ट परफेक्ट। बोरोइंग साइड पर बात करना चाहते हैं, यहाँ पर रिप्राइसिंग को आप कैसे ट्रांसलेट होता हुआ देख रहे हैं। हाँ, वहां पर रिप्राइसिंग देखिए, मेरी बोरिंग बुक भी दो भागों में बटी हुई है। कुल लगभग 2,72,000 करोड़ के जो हमारी लोन बुक है, उसमें 43% लोन बुक मेरी है रेपो रेट लिंक्ड, यानी कि बैंक के रेपो रेट से लिंक्ड है। तो जब भी आरबीआई रेट कट करती है तो ऑटोमेटिकली वो रिप्राइसिंग का इम्पैक्ट उस 43% बुक पे मुझे तुरंत मिल जाता है। बाकी 53% मेरी बुक जो है वो फिक्स्ड रेट बोरोइंग्स हैं, ज्यादातर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एनसीडीज हैं। उस पर रिप्राइसिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। जो जो वो एनसीडीज मच्योर होती हैं तब वो मेरे बुक्स पे बाहर जाती हैं। तो रिप्राइसिंग का पूरा इम्पैक्ट 100 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट हमें नहीं मिलेगा। और अगर मैं रिप्राइसिंग का इम्पैक्ट देखूं, ये दूसरे तिमाही के अंत तक मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो 6.85% है, 6.85% की है।
जो कि पिछले साल सितंबर के एंड पे 7.75% की थी। तो अबाउट लगभग 90 बेसिस पॉइंट्स कट है। क्वार्टर टू क्वार्टर अगर देखूं तो पिछले क्वार्टर जून के अंत तक 6.97% थी, जो कि इस क्वार्टर में 6.73% है। तो लगभग 24 बेसिस पॉइंट की कट उसमें हमें मिल चुकी है। तो रिप्राइसिंग का भी इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि लोन बुक में रिप्राइसिंग का इम्पैक्ट नहीं है, रिप्राइसिंग का इम्पैक्ट लोन बुक में भी है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में, क्योंकि अब हम जो बोरोइंग कर रहे हैं, फर्दर बोरोइंग्स कर रहे हैं, इस साल एक जानी समझी रणनीति के तहत हम बैंक्स से बोरो ज्यादा कर रहे हैं बनिस्पत एनसीडी से। तो आने वाले समय में अगर कोई रेट कट होता है तो इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और हमारी जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है, मैं समझता हूँ आने वाले 2 क्वार्टर्स में और भी कम होगा। और राइट सर, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम नतीजों के पहलुओं पर बातचीत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। और गौरांग, आपसे भी गुजारिश है कि थोड़ा सा और इंतज़ार काफ़ी लंबा हो गया। एक्चुअली चर्चा जो हमने की वो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है। उसके बाद आपके पास आएंगे और बात करेंगे स्टॉक पर भी। लेकिन ब्रेक पर जाए उससे पहले दर्शकों के लिए अहम जानकारी। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर निवेश।